जय हिंद साथियों। आज सी टेट में साइंस को लेकर आए हैं, जिसमें सब्जेक्ट बायोलॉजी है और बायोलॉजी सब्जेक्ट से हम लोग आज बात करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर क्लास 6 का है भोजन। इसी को पूरा नाम है भोजन के घटक, समझे। इसी को अब भोजन के भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए जो है ना, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसे सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, भोजन से प्राप्त किया जाता है। तो सम्मिलित रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? तो भोजन से प्राप्त किया जाता है। तो अब पूछेगा कि सर भोजन है क्या, तो चलते हैं हम भोजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भोजन कहेगा कि क्या है, तो भोजन आपको मुख्य रूप से भोजन जो है ना, पोषक तत्व से भरपूर मात्रा में भरपूर जो है पदार्थ, जो जीवों द्वारा शरीर की वृद्धि और कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के लिए किया जाता है, समझे। उसके बाद जो व्यंजक की बात करेंगे, व्यंजन की बात जो करेंगे, तो व्यंजन में क्या होता है, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनती है। ये तो है ही सही बात, जो हमारे पादपों या जंतुओं से मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से पहले हम लोग बस समझेंगे कि कच्ची सामग्री के घटक कौन कौन से हैं। तो कच्ची सामग्री के घटक जो है ना आपको, यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं, मुख्य पोषक तत्व वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उसके बाद विटामिन और खनिज लवण होते हैं। अब मान लीजिए कि कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए जो कुछ आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस घटक का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो पोषक कहते हैं, पोषक तत्व भी कहते हैं। चलिए, अब बात करेंगे पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व सर दो प्रकार के होते हैं, एक तो बृहद पोषक तत्व होते हैं और एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जो अधिक मात्रा में प्रयोग में आती है उसे हम बृहद पोषक तत्व कहते हैं, और जो कम मात्रा में प्रयोग में आती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आपको विटामिन और खनिज तत्व आता है, जबकि बृहद पोषक तत्व के अंदर में आएगा आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल आता है। अब भोजन के घटक कह रहा है कि भोजन के वे घटक होते हैं जिनकी शरीर को वृद्धि, जनन और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अब ये पोषक तत्व के बारे में हम लोग जान लिए। अब पोषक तत्व के बारे में जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का। किसके बारे में जानेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अंदर में आपको क्या क्या आता है, तो गेहूं आता है, गेहूं आता है आपको, समझे। गेहूं के बाद आपको क्या आता है, चावल, चावल के बाद आपको बाजरा, चावल के बाद क्या आता है, तो बाजरा, चावल के बाद बाजरा आता है। बाजरा के बाद जो है ना तरबूज आएगा आपको, क्या आता है, तरबूज, तरबूज के बाद आपको मक्का आएगा, मक्का के बाद क्या आता है, आम आता है, आम के बाद क्या आता है, गन्ना आता है, गन्ना आता है, समझे। तो ये सारी चीजें जो है ना कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्य रूप से प्रयोग की जाने वाली सामग्री है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसका जो परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है, तो सर जी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जो है, कार्बोहाइड्रेट का जो हाइड्रेट का परीक्षण जो होता है, परीक्षण वो किससे किया जाता है, तो आयोडीन से किया जाता है। आयोडीन से किससे किया जाता है, तो आयोडीन से किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आपको सर आयोडीन से किया जाता है। और एक बात और जान लीजिए, आलू में भी आपको कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, दूध में भी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। दूसरी बात बताएं कि ये परीक्षण जो आयोडीन से किया जाता है, जिससे नीला काला जो है रंग प्राप्त होता है। जब कार्बोहाइड्रेट को जब परीक्षण किया जाता है आयोडीन से, तो आयोडीन से परीक्षण करने के बाद कौन सा कलर उत्पन्न होता है, तो सर याद रखेंगे उस समय में कलर जो उत्पन्न होती है वो काला और
काला और नीला उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट के जो है ना, कार्बोहाइड्रेट के क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के जल, कार्बोहाइड्रेट में जो है ना, कार्बोहाइड्रेट में जल, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के जल, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट जो है ना, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट के जल जो होता है, जल में क्या होता है, घुलनशील रूप से क्या होता है, स्टार्च, यानी कि घुलनशील रूप से जो पाया जाता है वो मंड कहा जाता है। समझे, वो क्या कहा जाता है, मंड, जिसको हम स्टार्च भी कहते हैं, तो वो मंड पाया जाता है। अब देखिए क्या इसमें बात करेंगे तो ऊर्जा देने वाला जो भोजन भी इसको कहा जाता है, ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है। लेकिन सर किसको ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं, तो ऊर्जा देने वाले भोजन हम कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। ऊर्जा देने वाले भोजन हम किसको कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा जाता है। तो यही बात है, ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा देने का मुख्य काम करता है, स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। भोजन से मिलने वाली कुछ जो है कुल जो ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा का लगभग 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट से आती है, और शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट बनाती है वो मात्र 1% बनाती है। इसका मुख्य स्रोत तो हम बता ही दिए थे, आलू, फल, केला, आम, उसके बाद जो है आपको मक्का, उसके बाद आलू, उसके बाद मतलब शहद के बाद गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, ये सब जो है ना आपको मुख्य रूप से दूध, ये सब से प्राप्त होती है। प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है, तो 500 कैलोरी जो है ना, 500 कार्बोहाइड्रेट, 500 ग्राम जो है, 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, और ये बच्चों में होती है और खिलाड़ियों में होती है। ठीक है, उससे बढ़ सकता है, बढ़ते शरीर के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, 500 से प्लस। समझे, अगला बात करेंगे स्टार्च का परीक्षण। अभी जस्ट बताएं स्टार्च का परीक्षण जो होता है वो कैसे होता है, तो आयोडीन विधि से जो है ना, आयोडीन विधि से कार्बोहाइड्रेट का आयोडीन विधि से क्या किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है। इसका परीक्षण आयोडीन विधि से किया जाता है, और जिसमें क्या होता है, नीला काला रंग बनता है। ठीक है, तो वही बात इसमें बोला है। अब बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन क्या कहता है, तो सर प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन आपको मुख्य रूप से दाल में उत्पन्न होती है, तिल से भी उत्पन्न होता है, सोयाबीन से भी उत्पन्न होता है, अंडा से, मांस से, मछली से, पनीर से, दूध से इत्यादि स्थानों से होती है। प्रोटीन का खोज जो किया गया वो कब किया गया, ये भी बता दे आपको। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में किया गया, और बर्जीलियस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था, तो ये बर्जीलियस के द्वारा किया गया था, ये बात को याद रखेंगे। इसका प्रयोग शरीर में जो है ना, शरीर के इसका प्रयोग जो है शरीर के वृद्धि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो शरीर के वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बर्जीलियस ने क्या किया था, सर्वप्रथम प्रोटीन को खोज किया था, और कब किया था, तो 1838 ईस्वी में किया था बर्जीलियस ने। उसके बाद हमने क्या बताया कि बर्जीलियस ने ये तो खोज कर ही दिया, उसके बाद ये भी बताया कि शरीर की वृद्धि के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका परीक्षण जो है ना कॉपर सल्फेट के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट के द्वारा किया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कॉपर सल्फेट का प्रयोग से परीक्षण किया जाता है, जिसमें बैगनी रंग जो है ना प्राप्त होता है। रंग कैसा प्राप्त होता है, तो बैगनी रंग। अब कराए प्रोटीन के जो है ना घटक। प्रोटीन के घटक कौन है, तो ये वो कार्बन हो गया। ठीक है, प्रोटीन के घटक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, उसके बाद जो है फास्फोरस और लोहा, ये सब जो है ना मुख्य घटक है, जिसमें आपको कभी कभी पाया जाता है सल्फर, कभी कभी पाया जाता है आपको फास्फोरस, और कभी कभी पाया जाता है क्या चीज, तो लोहा पाया जाता है। किसमें, तो प्रोटीन में। अब बात करेंगे ऊर्जा की। अब ऊर्जा की बात है, किसकी बात है, तो हम लोग ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन में, आपको 1 ग्राम प्रोटीन में कितना आपको कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.65, जो कि कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देती है ये प्रोटीन। ठीक है, अब जो है
प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता जो होती है, प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता उसकी चर्चा करेंगे। ये 70 से लेकर के 100 ग्राम जो है ना प्रतिदिन इसका सेवन करना चाहिए। उसमें जबकि आपको 500 ग्राम प्रतिदिन सेवन करने के लिए बोला था, लेकिन इसमें 70 से लेकर के 2100 ग्राम में आपको बहुत अच्छा खासा प्रोटीन को प्राप्त करने से आपको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। अब अगला बात है क्या, अमीनो अम्ल की बात करेंगे। देखिए अमीनो अम्ल से एक क्वेश्चन बनेगा कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है ना, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का आवश्यकता होती है। 10 अमीनो अम्ल शरीर में स्वयं बनाती है और 10 अमीनो अम्ल जो है ना भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात होगा कि मुख्य स्रोत क्या है। आपको प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दाल, मछली, अंडा, पनीर, सब्जी, दूध, फल, सोयाबीन, सेम, उसके बाद पनीर, उसके बाद क्या हो जाएगा तो मटर, और उसके बाद दही। इस सब से आपको क्या मिलता है तो प्रोटीन मिलता है। इतनी बात को हम लोग समझ गए। अब प्रोटीन का कार्य क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए प्रोटीन का कार्य जो है ना, मतलब सेल, जिसको सेल्स कहते हैं या कोशिका कहिए, और उसके बाद जो है ना प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, उत्तक कहते हैं, टिश्यू, ये सब का निर्माण में मदद देता है कौन तो प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है ना शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक क्या है तो प्रोटीन है। उसके बाद बात करेंगे कि प्रोटीन की जो है ना कमी से क्या होता है, रुद्ध विकास, यानी कि आपको विकास रुक जाती है, चेहरे पर जो है सूजन आ जाता है, बालों का जो है बदरंग हो जाता है, और त्वचा का बीमारी आपको उत्पन्न हो जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला बात क्या कह रहा है, अगला बात सर कि प्रोटीन की कमी से आपको क्या क्या देखे तो चेहरे पर सूजन आना, विकास को रुकना, बालों का बदरंग होना, और त्वचा में बीमारी पड़ना। अब एक बात और देखिए, क्वाइसियस जो है ना, क्वाइसियोकार, यानी कि क्वाइसियोकार जो जिसको हम कहते हैं, या क्वाइसियोरकर जो है इसको कह सकते हैं, क्वाइसियोरकर। हाँ, बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले और पेट जो है बाहर निकल जाता है, ये भी एक प्रोटीन का कारण है। उसके बाद जो है मार्मस रोग जो होता है, मार्मस रोग क्या होता है, मार्मस रोग शरीर की जो है ना मांसपेशियां ढीला हो जाती है, जिसको हम मार्मस रोग कहते हैं, और ये बचपन में नहीं, ये आपको बुढ़ापे में मार्मस रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। अगला बात करेंगे कि प्रोटीन की परीक्षण जो है ना, प्रोटीन की परीक्षण किससे किया जाता है तो अभी बताए थे कि कॉपर से, आपको कॉपर सल्फेट से प्रोटीन की परीक्षण हम बताए थे अभी जस्ट। प्रोटीन की परीक्षण किससे किया जाता है तो कॉपर सल्फेट से किया जाता है। ठीक है, वो कॉपर सल्फेट से किया जाता है, ये बात हम बता दिए थे। आप प्रोटीन की कमी से क्या बताए थे तो मार्मस रोग और जो है क्वाइसियोरकर जो है रोग उत्पन्न होने की ज्यादा चांसेज होती है। आपको चना, मूंग, तूर दाल, और जो है राजमा, सोयाबीन, मटर, पनीर, मछली, मांस, इस सब से, अंडा, इस सब से जो है ना आप प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं, प्रोटीन का उत्पत्ति करवा सकते हैं अपने शरीर में खाने से। ठीक है, अब बात करेंगे क्या होता है उसमें, 10 बूंद जल मिलाइए, फिर 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट मिलाइए, और 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा मिलाइए। अब उसके बाद देखिए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, आपको बैगनी रंग हो जाएगा, जो कि प्रोटीन की उपस्थिति सिद्ध कर देता है। तो ये बात हम आपको बता चुके थे। अगला बात करेंगे विटामिन का। अब हम लोग किस चीज का बात करेंगे तो सर जी विटामिन का बात करेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग विटामिन के बारे में। देखिए सर, विटामिन का जो है ना सबसे पहले क्या बात है, तो विटामिन का खोज किसने किया था तो फंक ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था तो फंक ने किया था। याद रखेंगे, फंक ने जो है ना, फंक ने विटामिन का खोज किया था। ठीक है, फंक ने क्या किया था तो विटामिन का खोज किया था। फंक ने क्या किया था तो सर विटामिन का खोज किया था। अब इसके बाद जो है ना, इससे किसी भी प्रकार के विटामिन से किसी भी प्रकार की जो है ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है। विटामिन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं जाना जाता है। यह जो है शरीर के क्या करता है, उपापचय क्रिया और जो है रोग से बचाने का सहायता करता है, ये सहायता प्रदान करता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक में तो जल में घुलनशील विटामिन होता है, और एक तो वसा
में घुलनशील विटामिन होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन को WBC कहते हैं, यानी कि W से वाटर और B से विटामिन बी और C से विटामिन सी। तो विटामिन B1 B2 BC और उसके बाद C, B और C, बी में B1 आएगा, B2 आएगा, ये ऐसे करके जो आता है, तो सब का सब जो है जल में घुलनशील है ये विटामिन सब। उसके बाद जो है वसा में होता है, तो वसा में उसके बाद जो बच गया सब का सब वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील कौन सा हो जाएगा, तो BC को छोड़ करके उसके बाद क्या हो जाता है, विटामिन A हो जाता है, D हो जाता है, K हो जाता है। तो ये सब विटामिन जो है ना आपको क्या होता है, ये आपको वसा में घुलनशील दिखने को मिलता है। अब बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है यकृत में संचित होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ होता है, तो यकृत में भी संचित रहता है। अब बात करेंगे मानव शरीर के अंग में, मानव शरीर के आंत में बनने वाला जो विटामिन होता है वो कौन कौन होता है। तो मानव शरीर के आंत में विटामिन जो बनती है वो B3 बनती है, B6 बनती है, B12 बनती है और K बनती है। ये मानव शरीर के आंत में बनने वाली विटामिन सब है। ठीक है, तो चलते हैं अब जो है हम लोग आगे की ओर। विटामिन की बात कर रहे थे, तो विटामिन में देखिए क्या सब कह रहा है। विटामिन जो है ना जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन जटिल कार्बनिक क्या होता है, यौगिक होता है, जो बहुत कम मात्रा में मानव और जो बहुत कम मात्रा में मानव और जो बहुत कम मात्रा में मानव और जानवरों के शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या करता है, तो आवश्यक होता है। अब बात होता है कि इससे सबसे पहले फ्रंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन को बताया था। ठीक है, ये सब बातें हमने बता दिया था अभी जस्ट। उसके बाद विटामिन का कार्य को लेकर के चलेंगे। तो विटामिन का वे प्रत्यक्ष जो है ना रूप से उपापचयी क्रिया ये भी बता दिए थे, भाग नहीं लेता है, उपापचयी क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। विटामिन जो है ना उपापचयी क्रियाओं में क्या करता है, तो भाग नहीं लेता है। उपापचयी क्रिया में तो सहायक होता है ना जी, यहाँ कह रहा है उपापचय क्रियाओं में भाग नहीं लेता, ये गलत है। उपापचय क्रियाओं में तो वो आपको उपापचय क्रिया और जो है रोगों से बचाने में तो सहायक है। तो ये आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ये लिखने में, तो इसको जो है हम सही कर देते हैं। उपापचय क्रिया में ये भाग लेता है, परंतु एंजाइम के सहायक की तरह जो है कार्य करता है। एंजाइम के सहायक की तरह कार्य करता है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और जो है वसा और प्रोटीन के उपापचय में मदद करते हैं, ये सही है। अतः जो है ना विटामिन जो है ना आपको मोटाबॉलिक जो है मोटाबॉलिक रेगुलेटर कहलाते हैं ये। अब बात करेंगे क्या चीज का, तो प्रोटीन के बारे में। प्रोविटामिन, प्रोविटामिन क्या होता है, तो प्रोविटामिन के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रोविटामिन जो है ना विटामिन का पूर्वगामी रूप होता है। प्रोविटामिन क्या होता है सर, तो विटामिन का पूर्वगामी रूप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोविटामिन भी कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद अगला बात क्या है, अर्गेस्टेरॉल। अर्गेस्ट्रॉल जो होता है वो विटामिन डी का जो है प्रोविटामिन होता है। अर्गेस्ट्रॉल जो होता है वो विटामिन डी का क्या होता है, प्रोविटामिन होता है। और कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का विटामिन होता है। कैरोटीन किसका प्रोविटामिन होता है, तो विटामिन ए का प्रोविटामिन होता है। ठीक है, उसके बाद अग्रेस्ट्रॉल जो होता है, अग्रेस्ट्रॉल जो होता है वो विटामिन डी का जो है आपको प्रोविटामिन दिखने को मिलता है। चलिए अब अगला बात करते हैं समस्या और विविध। देखिए विटामिन की कमी और अधिकता से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। विटामिन की कमी जो होगा तो समस्या क्या होगा, तो एक तो हो जाएगा आपको ए विटामिनोसिस जो है की कमी हो जाएगी। दूसरा आपको जो है विटामिनोसिस का जो है ना हाइपर विटामिनोसिस का आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ए विटामिन का जो है ए विटामिनोसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए ए विटामिनोसिस का समस्या हो सकता है और हाइपर विटामिनोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है।
विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाली रोग जो है आपको ये रहा, और विटामिन की अधिक मात्रा से होने वाली रोग हो गई। ठीक है, तो देखिए अगर विटामिन की कमी होगा तो क्या हो जाएगा, ए विटामिनोसिस, जबकि विटामिन की अधिकता हो जाएगा तो हाइपर विटामिनोसिस कहलाता है। ठीक है, ये रोग उत्पन्न हो जाता है। अब बात करेंगे हम लोग क्या चीज का, तो विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन का वर्गीकरण अभी जस्ट बताए हैं कि विटामिन का वर्गीकरण जो कीजिएगा तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन, एक जल में घुलनशील विटामिन। अब वही बात कराए कि वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में कुछ बताइए। तो विटामिन ए जो है, ए में क्या होता है, तो कैरोटीन रोगों से यकृत और आंतरिक श्लेष्मा की कोशिका में आपको संश्लेषित गाजर, मक्खन, अंडा, मछली का तेल में आपको विटामिन ए दिखने को मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। ये आपको देखिए, इसके आपको क्या हो रहा है, तो आपको बता दें, इससे आपको जो है ना आंख की रोशनी बनाए रखता है विटामिन ए। अगर इसकी कमी नहीं होगा तो कमी होने पर क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, आंखों में त्वचा की शुष्कता हो जाती है। अगला बात करेंगे विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया, तो कैल्सीफेरॉल। अब बात करेंगे मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दे और अंडे, त्वचा और ईस्ट में सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित होता है ये आपको विटामिन डी। अगला बात है क्या, कि अगला बात है कि देखिए कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण जो है में सहायक होते हैं। विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी आपको बता दे कि विटामिन डी जो है शरीर में कार्य क्या करती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में वो काम करती है विटामिन डी। ठीक है, अगला बात क्या है, अगला बात की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला चर्चा है आपको, हाँ, ये रिकेटस रोग जो है विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग बच्चों में हो जाता है, ऑस्टियो मलेरिया हो जाता है, और वयस्क जो है वयस्कों में होता है। तो ये सब बात आपको दिखने को मिला। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन, देखिए विटामिन ई का पहले रासायनिक नाम को समझेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेकोफेरॉल कहते हैं। ये तेल अंकुरित जो है आपको गेहूं और अंडे, सोयाबीन में पाए जाते हैं आपको विटामिन ई, और ये प्रजनन में जो है ना सहायक होते हैं। विटामिन ई की कमी कभी नहीं होगा तो प्रजनन में कमी भी कभी नहीं होगा। ये उत्तक संरक्षक भी कहलाता है विटामिन ई। अब दूसरी बात है कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बाजपन रोग हो जाती है। मांसपेशियों में भी आपको विटामिन ई की कमी से मांसपेशियां भी कमजोर पड़ जाती है, ये भी बात को याद रखेंगे। और विटामिन के की बारे में बात करें तो फाइलोक्विनोन जो है ना, फाइलोक्विनोन जो है ना, इसका रासायनिक नाम कहा जाता है फाइलोक्विनोन। अब दूसरा बात है कि हरी पत्ती, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी और जो है सोयाबीन आंत के बैक्टीरिया में क्या होता है, पाए जाते हैं। अब बात है क्या, कि रक्त का थक्का जमना ये सहायक होता है विटामिन के। रक्त का थक्का जमाना यानी जमाने में क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करने में सहायक होते हैं आपको विटामिन के। अब बात करेंगे कि अधिक जो है ना रक्त स्राव होने लगता है, अगर इस विटामिन के की कमी आ जाए तो अधिक स्राव क्या होता है, यानी रक्त जो है ना सबसे अधिक मात्रा में बहने लगती है कमी होने पर, ये बात बता दिए। और जल में घुलनशील तो दो विटामिन बताए थे, वैसे कहिएगा तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारा है। तो विटामिन बी1 जो है थायमीन के नाम से जाना जाता है रासायनिक नाम में, और ये अनाज में, फलिया में और सोयाबीन में, दूध में, ईस्ट में, अंडा में ये पाया जाता है। और भी जगह है। शरीर में कार्य जो करती है ये कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के उपापचय का काम करती है, और इसकी कमी हो जाने से बेरी रोग और जो है आपको नसों और मांसपेशियों की क्या हो जाती है, तो नसों और मांसपेशियों में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। अब अगला बात है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है ना निकोटीन है। निकोटीन को याद रखेंगे, यह ईस्ट और मांस, उसके बाद यकृत, मछली और दूध और अंडे और मटर में और मेवा में आपको फलिया में पाई जाती है। और सह एंजाइम
NAD तथा NADP का क्या होते हैं, घटक ऊर्जा उपापचय में क्या होता है, सहायक होते हैं। और इसकी कमी, विटामिन B3 की कमी से आपको क्या होता है, प्लेगरा रोग और त्वचा और मानसिक जो है विकार में कमी होती है, यानी विकार उत्पन्न हो जाती है। विकार का मतलब कारण हो जाए ना, ठीक है, समस्या उत्पन्न हो जाना। अब विटामिन B5 को हम पेंटोथीनिक कहते हैं, पेंटोथीनिक अम्ल कहते हैं। तो पेंटोथीनिक अम्ल जो है विटामिन B5 को कहा जाता है। ये आपको विटामिन B5 कहाँ पाया जाएगा, अंडा में पाया जाएगा, यकृत में पाया जाएगा, उसके बाद मांसों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है और मूंगफली में पाया जाता है और गन्ना में पाया जाता है। अब इसकी जो है ना, इसकी पर्याप्त मात्रा में आने से क्या होता है, एंजाइम का घटक कोशिका स्राव में जो है सहायक करने का काम करती है विटामिन B5। जबकि विटामिन B5 का अगर कमी हो जाएगा तो विटामिन B5 का कमी होने से त्वचा रोग, वृद्धि रुकना, बालों का सफेद होना, जनन क्षमता कम होना, ये सब समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद विटामिन B6 की अगर बात करें तो विटामिन B6 की बात करेंगे तो विटामिन B6 जो है ना आपको मिलता है दूध में, ईस्ट में, अनाज में, मांस में, यकृत में और मछली में। क्या क्या बोले हम, देखिए दूध में मिलता है, दूध के बाद ईस्ट में मिलता है, उसके बाद अनाज में मिलता है, अनाज के बाद किस में मिलता है, तो आपको मांस में मिलता है, मांस के बाद किस में मिलता है, मछली में मिलता है, यकृत में मिलता है। इस सभी में जो है ना आपको विटामिन B6 मिलता है। और इसी को हम जो है रासायनिक नाम से विटामिन B6 को क्या कहते हैं, पाइरिडॉक्सिन कहते हैं। और इसका अधिक मात्रा में यानी कि अच्छा मात्रा में अगर पर्याप्त होता है तो प्रोटीन उपापचय में आवश्यकता जो है, आवश्यक और सह एंजाइम में इसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। जबकि विटामिन B6 जो है ना, विटामिन B6 की कमी आ जाती है तो रुधिर आपको छीनता, त्वचा रोग, पेशियों में ऐंठन, मरोड़, ये सब आपको शुरू हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। अब आ जाइए विटामिन B7, और इसी को हम H भी कहते हैं, जिसको हम बायोटीन कहते हैं। तो विटामिन B7 का अगर पूछे आपको रासायनिक नाम क्या है तो बायोटीन नाम है। और यह जो है बायोटीन यानी कि विटामिन B7 कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सर ये मांस में पाई जाती है, उसके बाद गेहूं में पाई जाती है, उसके बाद कहाँ पाई जाती है, तो आपको अंडा में पाई जाती है, मूंगफली में पाई जाती है, चॉकलेट में पाई जाती है, सब्जी में, फल में और जो है ईस्ट में पाई जाती है। ये सब आपको पाने का दिखने को मिलता है विटामिन B7। अब वसा अमीनो अम्लों की संश्लेषण और जो है अभिक्रिया में सहज एंजाइम का सहायक रूप धारण करते हैं, मतलब मात्रा पर्याप्त में। और अगर कमी होता है तो त्वचा का विकार उत्पन्न होता है, त्वचा का विकार उत्पन्न होता है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, ये विटामिन B7 की कमी से। अगला बात करेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 को हम लोग क्या कहते हैं, तो फॉलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विटामिन B9 को हम फॉलिक अम्ल कहते हैं। ये भी रासायनिक नाम हुआ, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या हुआ, तो फॉलिक अम्ल हुआ। ये हरी पत्तियां, यकृत, स्वाबिन, ईस्ट, गुर्दे, उसके बाद फलियां, आंत के जीव में क्या कहते हैं, जीवाणु में ये पाई जाती है। आपको बता दें कि इसकी अगर अच्छा मात्रा में प्राप्त होता है विटामिन B9 का तो ये आपको रुधिराणु का निर्माण करता है और DNA संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसकी कमी अगर विटामिन B9 की कमी आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो मेगालोब्लास्टिक जो है एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि एनीमिया हो जाती है और वृद्धि में क्या हो जाता है, बच्चों में कमी हो जाती है। विटामिन B12 को हम लोग तो साइनोकोबालामिन कहते हैं और ये मांस और अंडा और दूध में पाया जाता है। ये DNA संश्लेषण और RBC का जो है निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विटामिन B12। अब जो है ना इसका कमी अगर आ जाए तो क्या हो जाता है सर, इसका कमी होने से आपको क्या होता है, तो घातक
रक्त अल्पता जो है ना, अल्पता, रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी आ जाती है, यही बात कह रहा है। अगला बात करेंगे क्या चीज का, तो सर विटामिन सी है जो कि लास्ट में यहाँ है। विटामिन सी में देखेंगे तो इसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और ये नींबू वंश के फल में, आपको टमाटर में, आंवला में और अन्य खट्टे पदार्थों में आपको सी विटामिन पाया जाता है। अब इसकी जो है अधिक अच्छा मात्रा में अगर प्रयोग किया जाता है तो ये क्या होता है, ये भी बता देते हैं। ये आपको जो है ना, ये आपको कालेजन निर्माण और रोग प्रतिरक्षक जो है क्षमता को बढ़ाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल अगर कमी हो जाती है तो घाव भरने में आपको कठिनाई हो जाती है। अब बात करेंगे वसा की, तो वसा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, वसा क्या कर रहा है, वसा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वसा का टॉपिक हुआ, अब वसा के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो अब वसा के बारे में क्या जानेंगे सर, तो हम लोग विस्तार पूर्वक थोड़ा सा वसा के बारे में जानते हैं। वसा के बारे में हम यही कहेंगे सर कि ये जो वसा होता है, ये वसा जो होता है वो और ग्लिसरॉल के ईस्टर होते हैं, ठीक है। वसा जो है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के जो है ना ईस्टर होते हैं, ठीक है। ये वसा के बारे में इतना बात समझे। उसके बाद और बता दे आपको वसा के बारे में। वसा जो है ना सर, वसा क्या होता है, तो वसा का खोज जो है ना 1900 कितना में, तो 43 में कौन किया था, तो ब्लोर नाम के व्यक्ति ने किया था। ब्लोर नाम के व्यक्ति, कौन नाम के व्यक्ति, तो ब्लोर नाम के व्यक्ति जो है ना, ब्लोर नाम के व्यक्ति ने किया था। और 1 ग्राम जो है ना वसा में आपको ऊर्जा जो प्राप्त होती है 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और आपको बता दे तो इसे जो है अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है, तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाली भोजन जो है आपको हो जाएगा, याद रखेंगे, वसा हो जाएगा। वसा सबसे अधिक ऊर्जा देती है क्योंकि 1 ग्राम में 9 दशमलव आपको 2 किलो कैलोरी जो है, सॉरी किलो कैलोरी आपको क्या देती है, ऊर्जा देती है। इतना बात है। वसा की कमी और अधिकता दोनों के जो है ना, दोनों से आपको क्या होता है, कुपोषण होता है। अधिकता भी होगा तो भी कुपोषण होगा, कम भी होगा तो भी कुपोषण। तो चलिए, वसा जो है बसीय अम्ल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वसा क्या है, तो सर बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, हाँ ग्लिसरॉल के क्या होता है, तो ग्लिसरॉल के ईस्टर होते हैं। अगली बात है क्या सर कि देखिए, मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये आपको वसा बनती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन ये तीनों से मिलने से क्या बनता है, तो वसा बनती है। अगला बात कर रहा है कि देखिए, हाँ मुख्य रूप से आपको बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान वाली अगर है कोई पदार्थ, यानी कोई भी आपको भोजन, तो वो आपको वसा है। वसा को ही इंग्लिश में हम लिपिड भी कहते हैं। चलिए, ऊर्जा मूल्य का मतलब क्या, एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट। तो ऊर्जा मूल्य जो है ना, ऊर्जा का महत्व देने का काम जो वसा करती है उसके बारे में बात करते हैं। 1 ग्राम वसा से जो है ना आपको कितना, तो 37 किलो जूल जो है या 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा में। चलिए, 1 ग्राम वसा में इतना हो गया। अब अगला बात करेंगे, अगला बात क्या करेंगे सर, तो अगला बात ये हो जाएगा। चलिए, अगला बात जो है यहाँ आइए, अगला बात हो जाएगा कि वसा का स्रोत। वसा का स्रोत जो है घी, मक्खन। वसा का स्रोत क्या क्या होगा, घी, मक्खन, बादाम। उसके बाद क्या होगा सर, तो पनीर के बाद जो है मूंगफली के बाद मांस, उसके बाद जो है, उसके बाद सोयाबीन के बाद वनस्पति तेल। ये सब में जो है ना आपको वसा उपयुक्त यानी कि पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। सरसों का तेल जो है ना, मूंगफली का तेल और सामान्यतः द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पर पाए जाते हैं।
अगला बात है क्या कि स्रोत पौधों, यानी कि स्रोत जो देखते हैं ये किससे प्राप्त होगा, तो पौधों से और पशुओं से प्राप्त होता है। इतना बात को हम लोग बता दिए। अब आगे की ओर जो है, आगे की ओर कल हम वीडियो लेकर आएंगे और तब कल जो है बनाएंगे। तो चलते हैं, यहीं तक लास्ट कर